अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वैल्यूइंग ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस को हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं, सिंपल ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल क्या है, बायनॉमियल मॉडल, ब्लैक-शोल्स मॉडल, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और ऑप्शन वैल्यूज है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा बेसिक जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड बायनॉमियल प्राइसिंग। बायनॉमियल ट्रीज को यूज करते हुए हम ऑप्शंस को जो है वो वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है P जो कैलकुलेट होती है वो बेसिकली A माइनस डी और U माइनस डी इनके डिफरेंसेस को डिवाइड करके हम फाइंड आउट करते हैं। अब D क्या है? D बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन है। प्रोबेबिलिटी ट्री बायनॉमियल ट्री को अगर आप देखें तो बेसिकली किसी भी स्टेज से दो तरह की आउटकम्स आती है। यहाँ से यहाँ जो पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली U कहलाएगी हमारी, और इस पॉइंट से डाउन आने के लिए वो D कहलाती है। ये बेसिकली अप एंड डाउन की आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। U और D तो ये हो गया। अब A क्या है? ए जो है वो नॉर्मली जो है वो आपका कैलकुलेट होता है ई की पावर आर टी, यानी फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट की या यूनिटरी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू क्या है। ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग फार्मूला से हम इसको लेते हैं। इसमें आर मार्केट इंटरेस्ट रेट है और एच जो है वो टाइम फैक्टर है। एच को उसने डेल्टा टी का, ठीक है, और ये आपका इन टर्म्स ऑफ ईयर टाइम ही ऑब्वियसली आप कोट करते हैं, इसलिए इसको डेल्टा टी इसलिए भी लिख रहे हैं कि रिमेनिंग टाइम भी होता है। इंस्ट्रूमेंट इश्यू हुए तो 4 महीने हो गए हैं और वो टोटल इंस्ट्रूमेंट था 9 महीने के लिए, तो रिमेनिंग टाइम उसका सिर्फ 5 महीने रह गए। वो डेल्टा टी होगा। इस वजह से उसने इसको एच लिख दिया। हम यहाँ पे टी भी लिख दें, डेल्टा टी भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ऑप्शंस में अगर हमें एंडिंग प्राइस पता हो, ये जैसे ही अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये फर्ज करो ये 5 है हमारी बिगनिंग वैल्यू अभी की, और ये कल को जो है वो 6 हो सकती है या 4 हो सकती है, तो ये दो ऑप्शन है ना मेरे पास, ऊपर और नीचे जाने की। अगर तो मेरे पास ये एंडिंग वैल्यू गिवन है 6, तो उस वक्त मैं जो या 4 दोनों केसेस में, तो मैं डी और यू को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। डी मैं फाइंड आउट करूंगा 4/5 से, ठीक है, 4/5 से, और u मैं फाइंड आउट करूंगा 6/5 से। अगर तो मेरे पास ये एंडिंग वैल्यूज अवेलेबल है, मैं एंडिंग वैल्यूज चूंकि नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम उनकी प्रोबेबल फ्यूचर वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू डिपेंड कर रही होती है दो फैक्टर्स पे, टाइम और आपका जो वोलेटिलिटी का फैक्टर है, तो इसमें वेरिएशन कितनी है। माइनस सिग्मा अंडर रूट एच से ई की पावर हम जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं डी को, और सिग्मा हमें गिवन हो और डेल्टा टी गिवन हो तो हम यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। प्राइस जो है वो करंट 36 है, स्ट्राइक प्राइस हमारी 40 है, सिग्मा हमें 40% गिवन है, टाइम हमें 90 गिवन है टोटल, और जो रिमेनिंग टाइम है वो 1 मंथ उसने 30 डेज का कहा है। डेल्टा टी हमने 30/365 लेना है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं 1.0083 आएगा, यू हमारे पास 1.1215 आएगा, डी हमारे पास 0.89 आएगा, जो पीछे हमने फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं उनके जरिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप आ जाएगी हमारे पास 0.5075 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन आ जाएगी हमारे पास 0.4925। अब हम बायनॉमियल प्राइसिंग के एस्पेक्ट में इस स्लाइड को देखते हैं। इसमें हमारी जो प्राइस थी, स्पॉट प्राइस, वो इस वक्त 36 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी 40 थी। हमें
फ्यूचर की जो प्राइस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पी नॉट है हमारे पास 36, उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अप जो था उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो यू था फैक्टर 1.1215 जो अभी हमने फाइंड आउट किया उससे हमारे पास एंडिंग प्राइस आ जाती है 40.37। इसी तरह जो 0.8 फैक्टर आया था 8917, उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डी फैक्टर था, तो हमारे पास जो प्राइस है डाउनवर्ड प्राइस वो आ जाएगी 32.10। सो अब अगर आपने एक फैक्टर और आप जाना है तो आप बड़े आराम से इसकी एंडिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। 40.37 को जो 1 पॉइंट आपका जो यू फैक्टर आया था 1.12 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पता ही लगेगा कि तो वो 45.28 आपके पास आ जाएगी। फिर जब आप उसको 1.12 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस आ जाएगी 50.78। इसी 45.28 को जब आप डाउन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आती है 40.37। 30 फिर आप जो है 36 को जो आपने किया था तो वो आता था 32.10। और जब आप 32.10 को एक स्टेप और नीचे लेके जाना चाहें डी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.62 आ जाएगा, और 2.62 को जब हम मल्टीप्लाई करें 25.52 तो वो आ जाएगा। और 28.62 को हम अप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 42.10 आ जाएगा। एंड सो ऑन आपकी जो मूवमेंट है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपका एक बाइनोमियल ट्री है, ये दो आपके एक बाइनोमियल ट्री को शो करते हैं। ये आपका जो फैक्टर है ये दूसरे बाइनोमियल ट्री को शो कर रहा है, और ये आपका तीसरा बाइनोमियल ट्री। सो जितने लेवल्स आप ऊपर जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर की प्राइसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो बेसिक मेथड है वो हमारा ये कहता है कि हमारे पास ये जो पी यू या पी डी आया है, इस केस में तो ये पी यू है, ठीक है, 50.78। इसमें से आप माइनस करोगे जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन के केस में। रिकॉल करें हम एस माइनस के कर रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एंडिंग प्राइस है इसमें से के माइनस करेंगे तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी 10.78। जब आप 40.37 में से 40 माइनस करोगे तो 0.37 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू पे की कि वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सरसाइज नहीं करेगा कॉल ऑप्शन के केस में, और यहाँ भी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो ज़ीरो। ये तो था कॉल ऑप्शन के केस में। अगर हमें पुट ऑप्शन के केस में करना हो, कॉल प्राइस हमारी जो है वो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारी वो के है, और हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला था वो के माइनस एस हो जाता था। तो मैं यहाँ इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो आपका यहाँ पे ये जो एस है इसमें से जब आप 40 माइनस 25.52 करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आएगी 14.48। ठीक है, पुट ऑप्शन में जब आप फिर करेंगे 40 माइनस 32.1 तो आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी 7.9। ठीक हो गया। और जब आप 40 माइनस 40.37 करेंगे तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आपकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और यहाँ भी 40 माइनस 50.78 करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू पुट ऑप्शन के केस में आएगी 0। सो पुट ऑप्शन में आप इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करें। सो ये बेसिक फार्मूला है जो के माइनस एस या एस माइनस के से जो हम कॉल और पुट की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक शोल्स मॉडल है या जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो ये कहता है कि ये तो फ्यूचर में वैल्यू है,
क्योंकि ये प्राइसेस फ्यूचर की हैं। आज की डेट में हमारी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए फिर हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करें तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, ओ यू इंटू पी यू। अब ओ यू क्या है, ये ओ यू बेसिकली आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है जी। और पी यू आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अप थी, रिकॉल करें 0.5 समथिंग हमने फाइंड आउट की थी। और ये आपकी यू डी है। अगर प्राइस आपकी जो है वो नीचे जाए तो उस वक्त आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो वो अमाउंट आपकी आ जाएगी। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड है। और फिर उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का ही है, ई की पावर माइनस आर टी। टी यहाँ पे हम डेल्टा टी ले रहे हैं। डेल्टा टी इस वजह से भी ले रहे हैं कि ये जो स्टेप्स हैं ये टाइम स्टेप्स हैं, ये स्मॉलर टाइम स्टेप्स हैं। फर्स्ट करें अगर 9 मंथ्स था तो ये 3 मंथ्स का है, ये 3 मंथ्स का है और ये 3 मंथ्स का है, तो ये 3 मंथ्स आप पीछे लेके आओगे। सो टाइम यहाँ पे 3 मंथ्स आप पुट करेंगे। सो इसी तरह उसने इंट्रिंसिक वैल्यू को यहाँ पे देखा 10.78 है और इस फॉर्मूला में उसको पुट किया तो पी यू यहाँ पुट किया उसने 0.5 समथिंग, यहाँ 0.48 समथिंग आया। और आपका ओ यू था आपके पास 10.78 और यू डी था आपके पास 0.37। और इसको सॉल्व करके उसने जो आंसर लिया वो आया हमारे पास 5.6। अब उसमें कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए 5.6 ग्रेटर है या इंट्रिंसिक वैल्यू ये जो 10.78 है ये ग्रेटर है। सो आप जो है ऑब्वियसली अगर एंड तक इंतज़ार करते हैं, जैसे हमने कहा था कि यूरोपियन ऑप्शंस एंड पे एक्सरसाइज होते हैं, इवन इफ इट वाज अमेरिकन ऑप्शन, तो आप 5.6 के बेनिफिट को तो प्रेफर नहीं करोगे, आप 10.78 के बेनिफिट को प्रेफर करोगे। सो you'll वेट टिल एंड, तो एंड पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा उसमें से। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इस फॉर्मूला के ज़रिए नीचे लाना शुरू करें तो हम इससे बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट अपवर्ड पॉइंट है हमारे पास 5.6। और यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट होगा, ये अपवर्ड है और ये उसका डाउनवर्ड है 0। सो इसी फार्मूला में ये पुट करके उन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करके जब हम यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ का फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको और इसको हम डिस्काउंट करेंगे इस लेवल पे, इस पॉइंट पे जो है वो डिस्काउंट करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेज है ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। फिर हम इसको और इसको यूटिलाइज करके हम इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर इन दोनों को यूज करके हम यहाँ पे टाइम वैल्यू 0 पे आ सकते हैं, वो टाइम जिस पे हमने डिसीजन करना है कि हम इसे बाय करें या ना करें। तो वो होते होते ये देखिए 5.6 आया था, 10.78 और 37 के कॉम्बिनेशन से 5.6 आया था, ठीक है। फिर 0.37 और 0 के कॉम्बिनेशन से आपके पास 0.19 आया था। इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। फिर इन दोनों को यूटिलाइज करके आपके पास ये आंसर आया था 2.91, ठीक है। और फिर आपने जो है इसको और इसको यूज़ किया तो दोनों ही 0 हैं, तो आपके पास आंसर यहाँ भी 0 आएगा। तो जब आप इसको और इसको यूज़ करेंगे तो आप इस पॉइंट पे आते हैं 0.1 पे, और इन दोनों को यूज़ करके जब आप अल्टीमेट आंसर लेते हैं तो वो आता है 1.51 आता है। सो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू में आपका 1.51 आ गया। सो अभी तक हमने फिर दो मॉडल्स डिस्कस किए। एक तो बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला था जिसमें हमने s माइनस के या k माइनस एस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और s माइनस के हम कॉल में यूज़ करते हैं और k माइनस एस हम यूज़ करेंगे पुट में। तो ये सारी एग्जांपल अभी तक कॉल के लिए यूज़ हुई। दूसरा बेसिक फार्मूला ये था कि s माइनस के तो है, ये तो है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो हम आज का डिसीजन नहीं कर सकते। सो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे स्टेप बाय स्टेप होते हुए पीछे तक, और इस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम 1.51 तक आ गए। और फिर अब हम डिसाइड कर सकते हैं, अब अगर इसकी वैल्यू 1.51 हमने असेस की है और मार्केट में ये बिक रहा है 2 का, तो हम डिसीजन कर सकते हैं कि 1.51 वाली चीज़ हमें 2 में ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए।
ऑब्वियसली हमें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगे कि 1.51 वाली चीज़ जो है आपको 1.2 में मिल रही है तो आपको ज़रूर बाय कर। फिर जो थर्ड फॉर्म मेथड हमने डिस्कस किया था वो था ब्लैक-शॉर्स मॉडल। ब्लैक-शॉर्स मॉडल के लिए हमारे पास जो वेरिएबल हैं, एक तो ये कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी करंट स्टॉक प्राइस क्या है, जिसको हमने एस नॉट कहा था, या ये जो बुक है इसको पी कह रही है, सो सेम चीज़ है। फिर स्ट्राइकिंग और एक्सरसाइज प्राइस, उसको हम जो है वो के या ई से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर बुक्स में। सो ई जो एक्सरसाइज प्राइस का है वो उसको हम यूटिलाइज करते हैं, या के को एज एन एब्रीवेशन हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक रिटर्न्स। वो हमें पहले भी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स जो था वो हमारे पास होना चाहिए, जैसे हम पिछली एग्जाम्पशंस में हमारे पास वोलेटिलिटी थी। सो बेसिकली वोलेटिलिटी जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको हमने ध्यान में रखना है। बाज़-औक़ात आपको डाटा में वेरिएंस गिवन होता है, वेरिएंस वोलेटिलिटी नहीं है। वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा तो वो वोलेटिलिटी होगा। फिर टाइम टू एक्सपायरेशन है, यानी ऑप्शन की एक्सपायरेशन कब है वो टाइम आपके पास होना चाहिए। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंट रेट आपके पास होना चाहिए, आर जिससे हम कह रहे थे। ठीक है, ये सारे आपके पास हों तो फिर ऑप्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन की वैल्यू है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ND1 इंटू एस, ये जो स्टॉक प्राइस थी हमारे पास उसको उसने पी से ही लिखा है। ND2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, जो एक्सरसाइज प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको चाहिए। तो एक्सरसाइज प्राइस को वो EX से एब्रीवेट कर रहा है, ना K से कर रहा है ना क्या कहते हैं E से कर रहा है, वो EX। तो इस फार्मूला में देखें ये कॉल ऑप्शन प्राइस है, P स्टॉक प्राइस है, ND1 क्या है, क्यूमुलेटिव नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है, बेसिकली D1 का नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस है, ये आपके पास ट्राई की एक्सरसाइज प्राइस। ND2 जो है वो कि बेसिकली क्यूमुलेटिव नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है D2 को। और आपका डिस्काउंट रेट है 90 डे कमर्शियल पेपर रेट, या बेसिकली हम इसको रिस्क फ्री रेट यहाँ पे लेते हैं। तो पाकिस्तान में रिस्क फ्री रेट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि काइबर जो है वो हमारा रिस्क फ्री रेट है। फिर टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ ऑप्शन, उसको हम परसेंटेज ऑफ ईयर लेंगे। वोलेटिलिटी है एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली रिटर्न्स, सिग्मा आपके। इसकी वजह से आपका जो बेसिक अजम्पशन है यहाँ पे, अगर आप ये कहें ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस है उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, तो एक्सरसाइज प्राइस को मल्टीप्लाई करना है आपने E की पावर -RT से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस आ जाएगी। अब मसला रह गया हमारे पास ND1 और ND2। सो ये जो E की पावर -RT है बेसिकली 1/E की पावर RT है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग डिस्काउंट फैक्टर है। अब हम कह रहे थे कि D1 और ND1 का मसला रह गया हमारे पास। तो D1 कैलकुलेट होता है आपका नेचुरल लॉग ऑफ S/K, यानी प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस, प्लस R प्लस ये वोलेटिलिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैं अगर इसको सिग्मा स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ उसने वोलेटिलिटी की टर्म को शो करने के लिए V ही लिखा है। यह आपका टाइम है और डिवाइड करना है इसको वोलेटिलिटी इंटू √T से। अब D1 जब आपके पास आ जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंसिटी फंक्शन है ND1 कैसे बनाना है, इसके लिए हम टेबल पे मूव करते हैं। सो टेबल से बेसिकली नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें हम इसको बड़े आराम से D1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पे उसको ग्राफ में शो करने की कोशिश की है कि आपकी जो प्राइस है वो देखें फ्लक्चुएट होगी बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स 30 से लेके लेट्स से 42 तक, और उसके दरमियान में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी। सो ये करंट पोजीशन है आपकी 36 की, प्राइस नीचे भी जा सकती है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है। सो नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से इस तरफ कंप्यूट हो जाएगी, और अगर इंक्रीज होगी तो वो इस तरफ कंप्यूट हो जाएगी।
D1 आ गया जी आपके पास, तो D2 कैसे आएगा? तो D2 आता है आपका D1 माइनस सिग्मा अंडर रूट टी या वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी। सब उसी एग्जांपल का हम लेते हैं। प्राइस हमारे पास 36 है, एक्सरसाइज प्राइस 40 है, आर हमारे पास 10 था, टाइम हमारे पास 90 ओवर 365 हो गया, वोलेटिलिटी हमारे पास 40 है, तो हमारे पास D1 आया माइनस 0.3070। ठीक, एंड D1 कैसे आ सकता है? वो उसने कहा है कि आप D1 की प्रोबेबिलिटी देखें। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉलम्स में और रॉज में आपको वैल्यूज गिवन होती हैं और उसमें जो है वो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चल के मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि उसको हमने वैल्यूज कैसे देखनी है टेबल में से। D1 जो है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा इस फॉर्मूला से। फिर आपने टेबल से ये वैल्यू देखनी है, तो पॉजिटिव वैल्यूज वाले टेबल में उसने देखा है वो आता है 0.6206, इसलिए उसको उसने 1 में से माइनस कर दिया क्योंकि ये आंसर हमारा माइनस में था। तो माइनस वाले टेबल में देखता तो डायरेक्टली जो है वो 0.3794 आ सकते थे। तो ये D1 आपका आ गया। इसी तरह आपको D2 चाहिए, तो D2 आपने फाइंड आउट किया, वो आया आपके पास 0.5056 माइनस में, और उसकी ND2 यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की तो वो 0.3065। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं आपके पास, तो आप ऑप्शन कॉल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ND1 आपका 0.3794 था, उसको 36 से मल्टीप्लाई करें। ND2 जब आपका 3065 था, एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू यानी ये 40 एक्सरसाइज प्राइस है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.1 और 0.2466 जो 90/365 से हमने लिया, इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ऑप्शन की वैल्यू आ रही है 1.7। से तीसरा मेथड है हमारे पास, तो 1.7 जो है वो हमारे पास एज एन कॉल ऑप्शन। अच्छा, ये दो जो है वो एग्जांपल्स हमारे सामने दी हुई हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज की। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे डिजिटल ऑर्गेनिक्स एक इंडस्ट्री है। उसमें अगर आप देखें स्टॉक प्राइस आपको 22 दोनों की गिवन है, लेकिन एक्साइज प्राइस भी गिवन है दोनों की 25। इंटरेस्ट रेट 4 है मार्केट में। मेच्योरिटी जो है वो दोनों की 5 ईयर्स की है। ये ईयर्स में ही दी हुई है तो इसको हमें ईयर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो एनुअल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री की 24% है और डिजिटल ऑर्गेनिक्स की 36% है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डिविएशन यानी वोलेटिलिटी सिग्मा दिया हुआ है आपको, तो इसको आप पुट कर लेंगे 0.24 और 0.36 कंसेक्टिव फार्मूलाज में। आधी रेस कंपाउंडेड एनुअली और कंटिन्यूसली, ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली होता है, ये उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसने ए कहा है। इक्विवेलेंट कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट परसेंट, जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की इंटरेस्ट परसेंटेज है वो आपको दी हुई है 3.92। सो अगर आप 4% यूज करेंगे तो एनुअल का फार्मूला यूज करेंगे, अगर आप 3.92 यूज करते हैं तो इसका मतलब है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग आप यूज कर सकते हैं। सो उसको यूज करके आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस दोनों की फाइंड आउट की, वो सेम है। लेकिन आपका जो D1 है उसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.3955 और D2 का आंसर आ रहा है 0.4873। D2 आपके पास आ रहा है -0.1411 -0.3177। उसकी वजह से आपका जो ND1 है, ND1 को बाय द वे हम डेल्टा भी कहते हैं, 0.65 और 38 और 0.687 आ रहा है, और ND2 आपका आ रहा है 0.4439 और 0.3754। सो कॉल ऑप्शन की वैल्यू इसमें ली है 5.26 एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज की, लेकिन जो डिजिटल ऑर्गेनिक्स है उसकी कॉल ऑप्शन है इस वक्त 7.4 के। जबकि इसी को अगर हम पुट वैल्यू में फाइंड आउट करें, पुट ऑप्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो दी हुई है उसने 3.81 एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज की और 5.95 डिजिटल ऑर्गेनिक्स की। यहाँ पे गौर से देखिएगा, पुट की वैल्यू उसने फाइंड आउट की है, कॉल की वैल्यू पे प्लस करना है हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, और इसमें से हमने स्पॉट रेट, वो जो हमारे पास 22 स्टॉक प्राइस दी हुई थी, वो हमने माइनस कर देंगे। सो हमारे पास पुट वैल्यू आ जाएगी।
सो इस इक्वेशन को बेसिकली हम पुट कॉल पैरिटी भी कहते हैं। सो पुट कॉल पैरिटी के लिए आपके पास ये इक्वेशन जो है वो मस्ट है। तो ये पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन उसने यूज़ की है पुट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमने फार्मूला से ब्लैक शोज फार्मूला से हमने फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास था ND1 पहले, तो वो बाद में चला जाता है और हम लिखते हैं ND2 और वो माइनस का D2 है, यानी उसका साइन हम चेंज कर देंगे। अगर उसका आंसर D2 का आंसर प्लस आया है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आया तो फिर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास n-D2 आ जाएगा। और उसको हमने लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो सेकंड फैक्टर है वो शुरू में आ जाता है कॉल पुट के केस में, और जो फर्स्ट फैक्टर है वो बाद में चला जाएगा। तो ये प्लस हम लिखेंगे इसको आपके पास ND, यहाँ भी D1 जो है वो माइनस का होगा, सो ये -D1 आ जाएगा D1 की। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, प्राइस से। सो हम उसको S से लिखें, P से लिखें, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, हम उसको P से लिख रहे हैं। सो ये जो फैक्टर है ये देखिए ये बाद में आ गया है, लेकिन इसमें जो चेंज है वो चेंज क्या है, चेंज ये है कि D के साथ -1 आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर जो है वो पहले आ गया, और इसमें भी जो प्रोबेबिलिटी है वो D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ जाए तो आप ये जो पैरिटी की इक्वेशन है पुट कॉल पैरिटी की, आप इसको यूज करके भी पुट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये पुट कॉल पैरिटी आ गई हमारे पास, ये ऑप्शन कॉल वैल्यू। ठीक है, पुट प्राइस के लिए हमने कहा उसमें से एक्सरसाइज प्राइस में से प्राइस माइनस करें, उसमें से कैरिंग कॉस्ट माइनस करें, और प्लस जो है वो डिविडेंड्स इसमें कर दें। तो ये फैक्टर एडिशनल है क्योंकि स्टॉक्स पे आपको कैरिंग कॉस्ट और डिविडेंड्स बियर करने पड़ते हैं। अब कैरिंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है R इंटू एक्सरसाइज प्राइस इंटू टाइम। ठीक, सो उसमें चूंकि पुट में आपको आप लोन लेते हैं, उस पर आपका एडिशनल फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट का वो बियर करना पड़ता है। सो उसके लिए जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, सो प्रिंसिपल ये जो एक्सरसाइज प्राइस है ये आपका लोन होता है, R आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट है, और ये टाइम है, जितने टाइम पीरियड के लिए आप रखेंगे, तो ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट का जो फैक्टर है वो कंप्यूट हो जाएगा। और अगर उस स्टॉक्स पे कोई डिविडेंड्स हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे। बाकी फैक्टर्स वही हैं, ऑप्शन कॉल वैल्यू, एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्राइस जो स्टॉक प्राइस है। तो अगर हम इसके ज़रिए इसको एक एग्जांपल को देखें तो ABC इज सेलिंग एट 41 अ शेयर। सो ये आपको P करंट प्राइस बताई हुई है, या S आप कह लें उसे। 6 मंथ में 40 कॉल इज सेलिंग फॉर 4। सो इसकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू बताई हुई है 4। ठीक है जी, और 40 कॉल से मुराद ये है कि आपकी जो उसकी एक्सरसाइज प्राइस है वो 40 गिवन है। इफ अ मे 0.5 डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, इसका मतलब यह है कि 0.5 एज ए डिविडेंड आपको मिलेगा। R जो है वो 10% है। व्हाट इज द पुट प्राइस, सो आप पुट ऑप्शन की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन कॉल वैल्यू आपकी 4 है, तो आपने यहाँ पे पुट कर ली। एक्सरसाइज प्राइस हमने कहा था वो 40 है, मार्केट प्राइस हमने कहा था वो 41 है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था कि R 10% एक्सरसाइज प्राइस उससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो आपका 0.5 था टाइम था बेसिकली 6 मंथ उसने कहा है, तो वो 0.5 आपका टाइम है। डिविडेंड उसने कहा है कि $0.5 आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कि ऑप्शन ऑफ पुट जो है वो पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है या जो प्राइस है वो $1.5 की।
सो बायनॉमियल को आप न्यूमरस स्टेप्स में एक्सपैंड कर सकते होते हैं, जो आपने बेसिकली 3 स्टेप देखा था। 1 स्टेप में तो ये यहीं तक होगा कि उसकी सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं। अगर हम 2 स्टेप की बात करें तो उसकी 3 आउटकम्स बनती हैं। जो 3 स्टेप्स थी उसमें हमारे पास 4 आउटकम बनी थी, और ये 4 स्टेप है तो इसमें आपकी 5 आउटकम्स बनती हैं। सो इसमें जो बायनॉमियल मॉडल है उसमें हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो पॉसिबल प्राइस रेंज है वो ज़्यादा कवर होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक शोल्स के। सो इस वजह से बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बायनॉमियल ट्रीज को यूज़ करते हैं फॉर ऑप्शन वैल्यूएशन। अब अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें तो हमारे पास आंसर्स डिफरेंट आए थे। तो प्राइस 36 है, एक्साइज प्राइस 40 है, आर 10 है, टाइम जो है वो 90 डेज का है हमारे पास, वोलेटिलिटी 40% है। तो बायनॉमियल प्राइस आई थी हमारे पास 1.59, जबकि ब्लैक शोल्स प्राइस आई है हमारे पास 1.7। सो लिमिटेड नंबर ऑफ बायनॉमियल आउटकम प्रोड्यूसेस द डिफरेंस। As the number of binomial outcomes is expanded, the price will approach but not necessarily equal to the Black-Scholes price. ये हम जो है वो उसमें देखें तो Black-Scholes प्राइस नॉर्मली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बायनॉमियल। सो अगर आप कॉल की जो प्राइसेस हैं उनको आप असेस करें, जितने बायनॉमियल स्टेप्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। सो अगर आप देखें एक ऑप्शंस को नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी आएगी 48.1, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स 2 हैं तो 41, और इस तरह से फ्लक्चुएट होती जब 100 स्टेप्स हैं तो ये 40.6 पे आती है, जबकि ब्लैक शोल्स की एक ही दफ़ा में प्राइस आ गई थी 40.5। तो ये वेरिएशन जो है वो इन दोनों में रहेंगी। सो ये जो पिछला हमारा आर्गूमेंट था कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे तो आंसर जो है वो ब्लैक शोल्स के करीब तक पहुंचता जाएगा। सो ये देख लें, ये प्रूफ करने के लिए इसने हमें एग्जांपल दी है। 100 स्टेप्स में 40.6 पे आता है एज कम्पेयर टू ब्लैक शोल्स जो कि 40. अच्छा जी, ये जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे थे, तो देखें इसमें आपके पास जो डी की वैल्यू आएगी वो ये होगी आपके पास 0.0, उसमें 2.9 तक जाएगी, और ये 0.0 जो सेकंड नंबर है आपका डेसिमल वो यहाँ पे होगी। तो अगर आपने फर्ज करें आपने टेबल में देखना था 0.33 को, सो 0.33 का मतलब ये है कि ये 0.3 और ये 3, तो ये मिलके आपका 0.33 बनेगा। सो आपकी जो फाइनल वैल्यू प्रोबेबिलिटी की जो आपको नोट करनी है वो ये है 0.6293, आप इसको नोट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास वो माइनस में आया था तो हम माइनस साइन को इग्नोर करके हम आंसर लेते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास आया था 0.50, तो हम 0.6915 लेंगे, और फिर उसको फिर इसमें से माइनस बनाना है अगर हमने, तो 1 माइनस 0.6915 करेंगे तो हमारे पास वो माइनस D1 का आंसर आ जाएगा, तो वो n-D1 हो जाएगा। सो ये आपका जो है वो टेबल का यूजेज है वो फाइनली इस तरह से हो जाएगा। सो इसको आप देखिएगा, और तो ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।